नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात करने वाले हैं परीक्षाओं के दौरान होने वाले मानसिक तनाव की, और परीक्षाओं के दौरान एक बच्चा किन किन हालातों से गुजरता है, किस किस तरह के मानसिक दबाव से गुजरता है, किस किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साल 2018 में जो पहल परीक्षा पे चर्चा शुरू की गई थी, उसका 8वां संस्करण आज प्रसारित किया गया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साथ, स्कूली बच्चों के साथ सीधा संवाद किया और साथ ही साथ परीक्षाओं के दौरान बच्चों को होने वाले मानसिक तनाव से कैसे लड़ा जाए, कैसे उस पर जीत हासिल की जाए, उसको लेकर बच्चों के साथ बातचीत की है, चर्चा की है। दिल्ली में यह कार्यक्रम हुआ और देश भर के अलग अलग राज्यों से जो स्कूली बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करते नजर आए। इस तरह के कार्यक्रम कितने अहम होते हैं, परीक्षाओं के दौरान का जो माहौल होता है उसमें बच्चे कैसे अपने आप को और ज़्यादा मजबूती से निखार सकते हैं, उससे अपने आप को पार पा सकते हैं और परीक्षाओं के उस दौर से सफल होकर बाहर निकल सकते हैं, उस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीत सिंह राणा जी हैं, जेसी राणा जी हैं, शिक्षाविद हैं और जो मॉडर्न कॉलेज अनाडेल है उसके आप निदेशक भी हैं साथ में। साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान डॉक्टर कमलकांत कालिया भी मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं हिमाचल सरकार में इस वक्त। और साथ ही साथ जो विशेषता आपकी है, बच्चों में मानसिक तनाव से कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, उसको लेकर बच्चों की काउंसलिंग करने में एक तरह की विशेषज्ञता आपको हासिल है। साथ ही साथ नशा विरोधी जागरूक अभियान जो प्रदेश भर में चलते रहते हैं उसमें भी आपकी एक सक्रिय भूमिका रहती है, उसमें भी आप एक अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का आज के इस खास कार्यक्रम में। तो परीक्षा पे चर्चा, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था कितना महत्वपूर्ण था और आने वाले वक्त में बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने उपयोगी, कितने फायदेमंद साबित होते हैं। जेसी राणा जी से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण आज था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से युवाओं से संवाद किया है, 2018 से शुरुआत उन्होंने की है क्योंकि उससे पहले इस तरफ कुछ खास ध्यान दिया नहीं जाता था सरकारों के स्तर पर। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक तो इस तरफ ध्यान देते ही हैं, कोशिश भी करते हैं कि बच्चों के साथ एक जुड़ाव, एक संवाद इस तरह की स्थितियों में किया जाए, लेकिन सरकार के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर खुद 2018 से जो शुरुआत मोदी जी ने की है, कितना आप महत्वपूर्ण इसे मानते हैं, कितना अहम मानते हैं और कितना फ़ायदेमंद ये आज के दौर में साबित हो रहा है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए? धर्म जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर हमारा जो आज का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज का संस्करण था, 2018 से ये संस्करण चल रहा है। आज डायरेक्ट इंटरेक्शन रूप में और एक इनडायरेक्ट रूप में जो शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में 2020 में आई है, ये इसी का एक दूसरा रूप है। 2020 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और इस तरह की जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट लेवल में बहुत अच्छे स्टेप निकाले गए हैं, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, काफ़ी गवर्नमेंट के डिले के कारण से, काफ़ी अंदर जो भी हो रहा है। इसमें पहले 5+3+3+4 वाला पैटर्न जो अब 10+2 की जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कई स्टेट में शुरू होने वाला है। इसमें पहला 5 ईयर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कोई एग्जामिनेशन ही नहीं है, पूरा एग्जामिनेशन से ख़त्म कर दिया गया है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, बर्डन और ये जो फियर है, एग्जामिनेशन फियर, टोटली ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा, अगर आज का कंसेप्ट देखें हम, तो आज तो पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री जी का, वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि कई लोगों को लगता है नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को इस इशू पर आकर के बोलना पड़ा, इट मीन्स ये काफ़ी एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है समाज में, जो प्रधानमंत्री जी को आकर के खुद इस पर बात करनी पड़ी। उन्होंने लगभग हर पहलू को बड़े ही आसान और एक ज़मीनी स्तर से छुआ है। पहले अगर आप उनका आज तरीका देखें बातचीत करने का, इतने ढंग से वो मैसेज है कि एक लोअर लेवल पर किसी भी स्टूडेंट जो उनके सामने टोटली फ्री हैं,
नॉर्मल हमारे आपके बीच में भी जो बच्चों संवाद के हो रहा बीच है, बच्चे बनकर उन्होंने हाँ, जिस तरह की क्लिपिंग्स आई हैं, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी है ही नहीं है, जैसा लग रहा है घर के माहौल में भी बातचीत करने के लिए। ये एक टीचर को, अध्यापक को और कम्युनिटी को ये आज लेसन है कि ऊपर से तो पॉलिसी बन जाएगी, अब मोदी जी ने हर चीज़ का ठेका तो नहीं लिया हुआ, हमने भी तो कुछ करना पड़ेगा। टीचर और पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है कि इस लेवल में आकर के क्या हम संवाद कर पा रहे हैं। एक बात होगी, अगर ऐसा संवाद हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात ही नहीं रहती। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, एक एग्जाम्पल हमारे परिवार में रहेगा। बच्चा प्राइमरी क्लास में जब होता है तो हर चीज़ रिवील करता है माँ के पास, आस्ते आस्ते वो आइसोलेट होकर के फ़ोन में दूसरी तरफ समाज में जा रहा है, नशे की प्रवृत्तियाँ उधर जा रहा है। वो डेफिशिएंसी आ गई है संवाद के कारण से। अगर ऐसा संवाद हो तो कहाँ स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो ये टीचर का और हमारे समाज का, मतलब जो तनाव की जो बात आती है वो सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसकी एक बड़ी वजह माना जाता है, और जो आइसोलेशन बच्चा फील करता है उसकी वजह से जिस तनाव में वो जाता है तो उसे फिर दूसरे सोर्सेज नज़र आते हैं कि कहाँ वो अपने आप को बिजी कर सकता है। आपको लगता है कि इस तनाव से बचने का एकमात्र ये भी तरीका हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है खासकर घर के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर जब वो गैप पैदा होता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, अकेलापन वो महसूस करते हैं, उस वक्त पर खासकर जब परीक्षाओं का वो टाइम होता है तो फिर उनको चारों तरफ से प्रेशर फील होता है। उस प्रेशर से निपटने में वो जो कम्युनिकेशन है कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं डॉक्टर कालिया? धन्यवाद। जो कम्युनिकेशन आप बात कर रहे हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों को लेकर अगर हम चलें, आज की डेट जो जैसे हमने आज देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके आउटरीच एक तरह का पिछले 4-5 साल से छेड़ रखा है। बिल्कुल। इसके पीछे यही एक कारण है कि हमारे समाज में जो हमारे एक सोसाइटी की जो एक फंक्शनल यूनिट होती है ना, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ फैमिली, परिवार। परिवार में सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में तो रहते नहीं है, कोई जॉइंट फैमिलीज़ में भी रहते हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी रहते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो जॉइंट फैमिलीज़ में तो शायद से उनके पास कोई बात करने के लिए हो भी जाए, बट अगर आज आप हमारा सामाजिक ताना बाना देखें किस तरह का है, वो देखिए सभी सब खाली एक माता पिता के साथ हैं। दोनों माता पिता दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बच्चे पीछे घर पे या तो अकेले हैं या किसी केयर टेकर के साथ हैं। अब इसमें जो आपने शब्द यूज़ किया ना, कम्युनिकेशन, संवाद, इसकी सबसे अहम एक रोल है। और अगर इस रोल को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप बच्चे के साथ जो एक इंटरेक्शन है आपकी, वो कहीं लैक करेगी। और जहाँ पे भी वो इंटरेक्शन लैक करेगी तो बच्चा अगर कोई रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, आपने उसे किसी चीज़ को समझाना है, लेकिन बच्चे का जो रिएक्ट करने का तरीका है, कोई बच्चे गुस्से में रिएक्ट करते हैं, कोई बच्चे चुप होते हैं, नहीं बात कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मुंह फट होते हैं, हाँ हमें नहीं पता तो नहीं पता। लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर वालों की बनती है कि वो अपनी बच्चों के साथ कम्युनिकेट लगातार करते रहें। हर रोज़ आधा एक घंटा कम से कम बच्चों के साथ बैठिए। अगर जितना छोटे से छोटा बच्चा है उसको टच करिए, उसको गोद में लीजिए। आजकल तो कल्चर बन गया है वो गैजेट्स वाला कि बच्चों के हाथ में गैजेट्स पकड़ा दो, बच्चा अपना बिजी, पेरेंट्स अपने बिजी। एक छोटी सी छोटी चीज़ का उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आप किसी बस में जाएंगे ना, किसी आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अधिकतर लोग, माता पिता अपने बच्चे के हाथ में गैजेट दे देते हैं, और बच्चे का जो पूरा ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है उस गैजेटरी पर। और ये जो एक अवस्था होती है ना बच्चों की, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक रहे सिगमंड फ्रॉइड, तो उनकी फ्रॉइडियन थ्योरी के मुताबिक ना हर स्टेजेस अलग अलग रहती हैं, और हर स्टेज पर
जो बच्चा है उसके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो जैसे जो दूध पीने वाला बच्चा है उसके रिस्पॉन्सेज अलग होंगे, जिसने अभी खाना खाना शुरू किया उसके रिस्पॉन्सेज अलग होंगे। लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है, या हमारे माता पिता जो आज के हैं, जो शायद से खुद भी कहीं अपने माता पिता के साथ ना रह पाए इतने ज़्यादा, तो वही चीज़ वो आगे अपने बच्चों के साथ कर पा रहे हैं कि वो उनको नहीं ध्यान दे पाते हैं और मोबाइल दे देते हैं। और इससे एक तो बच्चों की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो अलग तरह से एक अलग दिशा पकड़ लेता है। और दूसरा, आप बच्चों के साथ इंगेज, जिसको हम कहते हैं ना शब्द इंगेज, आप बच्चों को आप अपने साथ बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, बच्चे बोलेंगे पापा ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप उनको सारे दिन में घर पे लैपटॉप के सामने बिठा देंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे। उसका कारण यही है कि हमने बच्चों को एक बांध दिया है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में बांध दिया है, जो आप शब्द बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में बांध दिया है कि जिसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं है। एक केमिकल यूज़ करते हैं हम शब्द डोपामिन, जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा निकलता है ना, तो वो उस चीज़ की आदत बन जाती है। एक डोपामिन पाथवे होता है जो बार बार एक चीज़ को करने से वो हैबिट बन जाती है। और वो सबसे ज़्यादा बच्चों का जब ध्यान किसी चीज़ में केंद्रित हो जाता है, उसके बाद वो ध्यान कहीं और भटकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप गैजेटरी के ऊपर हम बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे माँ बाप नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो थक गए हैं, सारे दिन भर आ गए, खेलने दो बच्चों को। मोबाइल खेल किस दिशा में जा रहा है वो देखने का बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं समझते। एक नंबर गेम भी आजकल चल रही है, 90% उसके आ गए तो आप 95 लेके आओ, 96 उन्होंने ला लिए तो आप 98 लेके आओ। और अगर तो हायर एजुकेशन की बात करें तो फिर तो 100% कट ऑफ जा रही है, उसमें भी आपको नंबर नहीं मिल रहा। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे बड़े कॉलेजेस हैं। ये जो प्रेशर है फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, या फिर हायर एजुकेशन में खुद की तरफ से भी कि सेलेक्ट होना है किसी भी हाल में, और सेलेक्ट होने का दायरा अगर 100 में से मैक्सिमम नंबर लाना है, लेकिन 100 में से 100 ला के भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उतनी सीटें हैं नहीं जितने आपके टॉपर निकल रहे हैं। तो ये नंबर गेम कितना अफेक्ट करता है एक 9वीं 10वीं 11वीं की अगर बच्चों की हम बात करें? ये जो प्रेशर घर की तरफ से आता है, फैमिली की तरफ से आता है, या खुद की तरफ से भी एक प्रेशर रहता है कि compete करने का, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं, एक ज़माना था जब कहा जाता था कंपटीशन, प्रतियोगिता जो है वो आपको निखारती है। आज के दौर में तो कंपटीशन मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा सप्रेस कर रही है इस वजह से। देखिए, इसमें 2 फैक्टर है धर्म जी। कंपटीशन के बगैर भी सोसाइटी और एक अच्छा समाज का और डेवलपमेंट बिल्कुल अपंग हो जाएगी। कंपटीशन भी ज़रूरी है समाज के लिए। इसमें आज भी जो फाइनल कंक्लूजन हम देख रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में, फाइनली उसमें ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला है, हम अपना मत भी बताएंगे, कि उनके अनुसार ये है कि पेरेंट्स की भी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो भी जायज़ है, उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि एक 15 साल का, 10 साल का बच्चा है या 16 साल का, वो कितने लेवल पर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, क्या वो कैपेबल है? नहीं। पेरेंट्स कम से कम वाइजर है और इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, कहीं से उसके लिए अच्छा सोचने वाला अगर कोई आदमी है तो पेरेंट है, और उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। उनकी एक्सपेक्टेशन को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की ही सहमति उसमें होनी चाहिए जो फाइनली ना तो पेरेंट्स की वन साइडेड होना चाहिए कि पेरेंट्स कहें कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है 99 और 100%, तो दूसरी तरफ बच्चा है उसकी एबिलिटी कहीं दूसरी तरफ है। और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था उन्होंने, आज जो हमारी विज्ञान भी कहता है कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल, हर एक आदमी डिफरेंट है दूसरे से। इट मीन्स एक ही कॉपी इनवर्स में उसकी है और उसके पास स्पेशल ट्रेड्स होंगे। अब ये टीचर ने देखना है कि उसका म्यूजिक की फील्ड में ट्रेड्स है या रोबोट में है। एक एग्जांपल भी आज प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एक बच्चा था जिसको स्कूल ड्रॉप आउट करने के लिए कह रहे थे, और जब बाद में रोबोटिक सब्जेक्ट वहाँ पर आया, रोबोट तैयार कर दिया, तो रोबोट तैयार कर दिया और वो फर्स्ट आया। जबकि स्कूल की जो सब्जेक्ट है हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट, उसमें वो फेल हो रहा था, नहीं चल रहा था। और उसमें अब टीचर ने आज 21st सेंचुरी में इतने एवेन्यूज आ चुके हैं, पता नहीं कौन से फील्ड में उस बच्चे का टैलेंट है, वो टीचर ने पहचानना है। इसलिए आज
टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जूड्स कहते हैं टीचिंग इज़ नॉट एवरीबॉडी इज़ कप ऑफ टी। जो एक टीचर का जनरल परसेप्शन है कि क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देनी, एग्जामिनेशन लेने और एक प्लानिंग करनी, दिस इज़ नथिंग। आज तो गूगल का टाइम है। अब टीचर को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन सारी चुनौतियों का सामना करें और आप बच्चे का टैलेंट निकालें। सिर्फ ये अपनी फॉर्मेलिटी का काम नहीं चलने वाला है। नई शिक्षा नीति में इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है कि क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की भी जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उसमें इस चीज़ को एक खास फोकस दिया गया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई से हट के आप अगर रोज़गार की बात करें, आप स्किल इंडिया की बात करें, तो आपकी उस साइड को पूरी तरह से लाइट अप किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा काम किया गया है। जो आज देखते हैं, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा अच्छा प्रारूप है, लेकिन दुर्भाग्य से जब आप फील्ड में जाएंगे तो उसका भी मेरे हिसाब से वही बुरा हशर होने वाला है जो पिछली वाली भी कोई कम नहीं थी। अगर कोठारी कमीशन की बात करें, कोठारी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 में ये जो वोकेशनलाइजेशन की है मैट्रिक के बाद, 9th के बाद हो गई थी आज भी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th से किया है ना। जो हमारा +1 2 में स्ट्रीम चेंज होने थे, अब 9th से होने हैं। वोकेशनलाइजेशन होनी है। आज भी +2 स्कूल में वोकेशनल टीचर है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? वो जब लोअर लेवल में टीचर, नई एजुकेशन पॉलिसी का जो मेरे को डिफेक्ट लगता है उसमें टीचर की क्रेडिबिलिटी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर की जवाबदेही तय नहीं की गई है। चाइना में देखते हैं, फिनलैंड में, दूसरे देश जो बहुत आगे चले गए, टीचर को साल बाद जवाब देना है जी, नहीं तो आप जाइए दूसरा देखेंगे। ये एक कमी मेरे को दिखती है। काफ़ी चीज़ें की गई है लेकिन कुछ एक फैक्टर टूट गए हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जाहिर तौर पे उम्मीद करते हैं कि ध्यान दिया भी जाएगा। लेकिन जब हम बच्चों की और बच्चों के तनाव की बात करते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि बच्चा अपना एक फिर स्कोप ढूंढता है, कोना ढूंढता है कि किस दिशा में वो जा सकता है। उस कोने को ढूंढने के प्रोसेस के दौरान उसे एक बहुत ही भयावह, जिसे कहते हैं, रास्ता दिखता है नशे का, और उस भयावह रास्ते से पर जाने से उसे रोकने के लिए कोशिशें भी अलग अलग स्तर पर बहुत होती हैं। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जितने भी अवेयरनेस कैंपेन हैं, आप तो खुद उसका हिस्सा भी रह चुके हैं और उसको लीड भी कर चुके हैं। कितना गंभीर ये जो प्रॉब्लम है आज के दौर में बन गया है बच्चों के लिए, और जब बच्चे मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो उस दिशा में जाने के कितने चांसेस हैं कि बच्चा उस डायरेक्शन में जाएगा, और उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन के अलावा? क्योंकि कैंपेन्स तो चल ही रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी है नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा क्या ऐसे रास्ते हैं जिससे बच्चों को रोका जा सके, बांधा जा सके? क्योंकि नशा एक अपने आप में बहुत गंभीर प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ना सिर्फ स्टेट में, देश में, बल्कि स्टेट में भी। जिस तरह से आपने एक प्रश्न में 3 प्रश्न बांध के दिए हैं, तो इनका उत्तर देना थोड़ा, बिल्कुल, आप टाइम दीजिए पूरा। एक बड़ी विडंबना की बात है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, शायद से पुरानों में तो हमसे अच्छा कोई नहीं था। नालंदा यूनिवर्सिटी हो, हमारा गुरुकुल जिस तरह से चलता आया, लेकिन कहीं हम वो मिस कर गए। अब उसको मिस करने का नुकसान क्या है कि आप हाथी को बोल रहे हैं कि पेड़ चढ़ के दिखा। हर बच्चे की अपनी खूबसूरती होती है, हर बच्चा अपनी तरफ और अपनी तरह से टैलेंटेड होता है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते तो शायद से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में 55% ले रहा है, शायद से उसे हम नालायक नहीं मानते। कि एक नंबर के ऊपर ही अगर आप इस बच्चे का डिसाइड करेंगे कि यही नंबर इस बच्चे की सारी क्वालिटीज़ को दर्शाता है, तो शायद से हमें वो कमी है, हमारी इस नज़र में कमी है कहीं। और अब उस कमी का जो स्ट्रेस है वो किसको होता है? बच्चों को होता है। आज अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, जब हमने दिया था तो 2000 लोग पीएमटी के लिए अपीयर करते थे और स्टेट में 60-65 सीटें होती थी। आज मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन पैमाना उससे भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। अब हमारे पास
10-11 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी एवं निजी। बच्चे यहाँ पर जब स्ट्रेस में जाते हैं, अब कम्युनिकेशन उनके पास है नहीं, फैमिली की बैकअप है नहीं, फैमिली को ढंग से बता नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जो वो चीज़ करना चाहते हैं, किसी को क्या पता फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा लगता हो, जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स, आर्ट्स, म्यूज़िक। आजकल आप यूट्यूब देखिए, सो मेनी पीपल जिन्होंने ऑफ बीट कैरियर्स में बहुत अच्छा किया है। बट एक हम कहते हैं ना कि रूल ऑफ एक्सेप्शन कैन नॉट बी द जनरलिटी। जो जनरली हम देखते हैं कि एक अच्छा सुरक्षित जो भविष्य है, हम अपने बच्चों को उसी तरफ डालना चाहते हैं। बट हमारा जो ये पैमाना है ना, ये कहीं गलत जा रहा है। आईटी में आप देख लीजिए कितनी स्टैग्नेशन है, से मेडिकल में। लेकिन बच्चों के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन बच जाता है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उनके पास उनके माता पिता के साथ बात करने का टाइम है। शायद से माता पिता ने उनको बचपन में टाइम नहीं दिया। अब जब वो व्यस्त हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब उनकी अपनी पर्सनालिटी भी तो है। वो आफ्टर ऑल 18-19 साल का बच्चा एक एडल्ट है, उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसके अपने मूड्स हैं, उसके अपने स्विंग्स हैं। वो अब आपकी बात माने ना माने उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे वो चीज़ काम आती है कि जो बचपन में आपने उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा हर रोज़ लगाया, कभी उससे पूछा बेटा तेरे मार्क्स कम क्यों आए, या बेटा तुझे कुछ और तो नहीं है पसंद। वो जो कम्युनिकेशन हमने मिस कर दी, जो हमने अपने बच्चे की डेवलपमेंट मिस कर दी, तो बड़े होकर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपकी बात सुनेगा वो? नहीं, वो आपके पास नहीं आएगा, वो अपने पीयर्स के पास जाएगा। अब पीयर्स, ये ही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारा समाज, हमारी फैमिली और हम एक प्रतिबिंब है। जिस तरह से हमें वैसी हमारी फैमिलीज़ हैं, और जैसा हमारी फैमिलीज़ हैं वैसा हमारा समाज होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले अगर आप सड़क पे किसी बच्चे को गलत करते देखेंगे तो कोई बड़ा आके उसे सुधार देता था। लेकिन अब डर लगता है कि शायद से पड़ोसी को भी नहीं हम बोल सकते, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बोल सकते, घर वाला नहीं बोल पाता कि कहीं उसके माता पिता किस तरह हमें ही डांट दे, हमें ही बुरा बोल दे। तो 2-3 कारणों से वो बच्चा गलत आदत की ओर चला जाता है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से सोसाइटी को ही आप काइंड ऑफ ब्लेम कर रहे हैं कि उसका भी उसमें पार्ट रहता है। फैमिली, द यूनिट ऑफ, जैसे हमारी बॉडी की सबसे फंक्शनिंग यूनिट होती है सेल, जैसे फैमिली की इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। एक फैमिली अगर सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, माता पिता अपना रोल, जो उनका रोल है वो ऐसे अच्छी तरह से निभा रहे हैं। निभाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बच्चों को लाने खाने पीने के लिए रुपया दे दिया और आप अपने जो आपके कर्तव्य हैं उनसे आप मुंह मोड़ सकते हैं। नहीं, आपको बच्चों के साथ समय लगाना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करते, बड़े होके आपका बच्चा किसी और कोने में जाएगा। अब वो कोना अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके समाज पे डिपेंड करता है। कितने अच्छे कोने हैं हमारे समाज के पास। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है पेरेंट्स होने के नाते भी और अभिभावक और टीचर्स होने के नाते भी कि एक समाज ऐसा बनाया जाए बच्चों के लिए कम से कम सुरक्षित हो और सही रास्ते पे बच्चों को ले जाने के लिए वो फ़ायदेमंद हो, काबिल हो। प्रधानमंत्री, हाँ, वैसे समाज के रेफरेंस में जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हाँ, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ कि फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, अब कोई भी प्रोफेशन आज देखें तो अपने आप को हमारा टीचर कम्युनिटी कहता है कि हम राष्ट्र निर्माता है, समाज के निर्माता है। मैं देखता हूँ टीवी पर भी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं कि भाई एक डॉक्टर एक पुल तोड़ेगा तो इतना नुकसान होगा, फलाना करेगा इतना नुकसान। हम तो कम्युनिटी को बनाने वाले हैं, हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आ सकता, लेकिन अपने ऊपर कोई ब्लेम लेने को तैयार नहीं है। आज जो इस समाज का हश्र हुआ है, फैमिली खराब हुई है, इस समाज जो खराब हो चुका है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इफ़ ओनली सिंगल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल देन इट इज़ टीचर। अगर देश का निर्माण करने का वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा है तो देश का जो समाज खराब हुआ है, अगर आज सब मान रहे हैं कि समाज खराब है, आप अपने बच्चे को सोसाइटी में भेज के देखो, आपको विश्वास नहीं है कि शाम को क्या सीख के आएगा। चाचे के घर देखो, आपको विश्वास नहीं है। किसने किया है? हमारा टीचर आज फेल हुआ है, टीचर आज अपने काम में असफल हुआ है, इसलिए ये समाज में इतनी तरह की बुराइयां आई। और अगर टीचर अपना समाज में अच्छा काम, रियल वर्क करने लग जाए, डॉक्टर को भी टीचर ने बनाया, जुडिशरी पर एलिगेशन टीचर ने बनाए ना, ट्रेड्स आपने। अपने बच्चे को आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है,
प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भेज पा रहे, क्यों है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, और एज ए टीचर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ कि हमारा टीचर असफल हुआ है, इसलिए समाज का ये हाल हुआ है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में जो आप कह रहे हैं जवाबदेही वो तय होगी, और आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में जो समाज है, जो आप बता रहे हैं कि टीचर कहीं ना कहीं फेल हुआ है, उम्मीद ये है कि वो सुधार आएगा टीचर के ज़रिए बच्चों में, बच्चों के ज़रिए एक सोसाइटी में, सोसाइटी के ज़रिए हमारे घर परिवार में, क्योंकि जो सबसे बेसिक आप बता रहे हैं कि बेस वहीं से शुरू होता है। लेकिन इस पूरे दौर में बच्चों के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, बच्चा जिस दौर से गुजरता है मानसिक स्तर पर, उसमें ज़रूरी है कि उसे भी एक सपोर्ट सिस्टम मिले, चाहे वो फैमिली से मिले, चाहे वो टीचर से मिले, या फिर चाहे प्रधानमंत्री से मिले। बात एक ही है कि परीक्षा पे चर्चा के ज़रिए जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी गई है, कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, और बच्चा जो है वो एक सशक्त निर्माण, सशक्त राष्ट्र और सशक्त समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। आप दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अहम विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात के आज के इस अंक में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।